एवरीवन, मैं एक ये सीरीज़ चला रही हूँ जिसमें पिछले 3 साल के सीटेट जूनियर के पेपर में जितने भी पेडागोजी के सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने एक ही वीडियो में डाल दिए हैं। अगर आपको पूरा पेपर नहीं देखना, सिर्फ पेडागोजी का सेक्शन देखना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको फुल पेपर सॉल्व करना है तो नीचे सारे पेपर मैंने सॉल्व करा दिए हैं 2018 2019 के, तो आप एक बार देख लो। प्रीवियस ईयर में 2 साल का कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्र अंगों की ओर का विकास क्या दर्शाता है? तो सब लोग ऑप्शन पढ़ लो इसके, बाकी आंसर है मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को। ठीक है, स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां आप पढ़ लो ऑप्शन, खुद ही समझ जाओगे। स्कूल की दिनचर्या का महत्व, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का और प्रमुख स्थान स्कूली शिक्षकों का तो नहीं होगा, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। ठीक है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह ही पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि सब कर लेंगे। इसका आंसर है समूह की अनुरूपता का। बाकी की आप देखो, समूह की पहचान का, आज्ञाकारिता का, निर्देश पालन का, भैया समूह की अनुरूपता का। ठीक है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरणों में प्राप्त हो जाती है। फोर्थ के लिए क्या रहेगा आंसर? संवेदी गामक। ठीक है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। क्या फिट बैठेगा? 5 के लिए आंसर रहेगा बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। ठीक है, महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसा कब होता है? किसी बच्चे को आपने ऑब्जर्व करा होगा या बढ़ता हुआ देखा होगा तो आपको पता होगा ऐसा होता है 18 से 24 महीने की आयु में। बुद्धिलब्धि आईक्यू की अवधारणा दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? ये सबको रटा होगा, स्टर्न के द्वारा। ठीक है, फॉर्मूला किसका था? ये भी सबको रटा होगा। सृजनात्मकता को की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। 8 के लिए राइट आंसर क्या होगा? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी मतलब विविध सोच। ठीक है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। 9 के लिए आंसर क्या है? ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? 10वें के लिए राइट आंसर क्या रहेगा? भाषा निर्धारित। ठीक है, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग कर रहा है। 11वें के लिए क्या रहेगा आंसर? अनुमानी विधि का। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, दिव्याक्षर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। 12वें के लिए क्या है राइट आंसर? है उपलब्ध विश्लेषण विधि का। ठीक है, थर्ड, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन क्या बताता है? 13वें के लिए राइट आंसर क्या है? लैंगिक एक सामाजिक अवतरण है। ठीक है, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियों के कुछ उदाहरण। 14 के लिए क्या है राइट आंसर? है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। 15वें के लिए राइट आंसर क्या होगा? शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशील का मूल्यांकन करने में। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। 16 के लिए पढ़ो सारे ऑप्शन। समावेशी शिक्षा समता और समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। बाकी के आप पढ़ लेना, ऑप्शन सब बेकार हैं, आप खुद से एलिमिनेट कर लेते। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ड्स में लागू हुआ। भाई ऐसे बहुत ही कम क्वेश्चन हैं लेकिन एकदम पर्टिकुलर हैं। जब बनाऊंगी वीडियो सबकी लिस्ट दूंगी। फिलहाल 17 के लिए अगर किसी को आंसर पता हो अच्छी बात है, आंसर है 2016। ठीक है, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, क्या होगा आंसर? 18 के लिए जहां शिक्षक विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्राविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 19वें के लिए क्या है राइट आंसर? 6 से 18 वर्ष तक के लिए दिव्यांग बच्चों की बात हो रही है।
18 होगा, समझ गए हैं। बाकी 6 से 14 है, लेकिन दिव्यांग के केस में कितना है, 6 से 18। बहुत अच्छे से याद रखना, सब लोग गलती कराते हैं। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य से है। किससे है तात्पर्य? तात्पर्य है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से। ठीक है। स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। 21वें के लिए राइट आंसर प्लीज सब बताओ क्या होगा, संज्ञान बोध। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? 22वें के लिए कहा जाता है मूर्त सोच। ठीक है, कॉन्क्रीट थिंकिंग। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ने की विधि को कहा जाता है। 23वें के लिए क्या है आंसर है विभेदी अनुदेशन। ठीक है। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। 24वें के लिए क्या होगा राइट आंसर है सामान्यीकरण चरण का पूर्ववर्ती है। जजों का यह मानना है कि संज्ञान और भाव कैसे होते हैं? संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं, ऐसा जजों का मानना है। ठीक है। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? 26वें के लिए आंसर क्या है? प्रतिरूपण। ठीक है। मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं, इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। बताइए 27 के लिए ऑप्शन पढ़ लो। ये व्यवहार भाई आप भी अगर ऐसा करते हैं तो आप वाकई बहुत सतर्क हैं। ठीक है। एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। 28 के लिए राइट आंसर क्या होगा? तार्किक। ठीक है। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है। 29 के लिए आंसर क्या होगा? उपभोक्ता प्रकार का कार्य। ठीक है। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। 30 के लिए राइट आंसर क्या होगा? आंसर है गतिबोधक। ठीक है। वर्णन को पढ़िए तथा कॉलवर के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन है अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध है। तो पहली बात तो कानून पर और सामाजिक समझौते पर ध्यान ही नहीं देना है, तो सामाजिक क्रम व्यवस्था छोड़ दो यहाँ पर। बाकी आपने अगर पहले से भी नहीं पढ़ा है तो भी आप समझ जाएंगे कि आंसर यहाँ पे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास के बारे में बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? ऑप्शन पढ़ लो। जो आंसर है वो है सुरक्षित रखने की योग्यता। जीन पियाजे एवं लेव वायगॉत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो आप ऑप्शन पढ़िए। आंसर है सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है। समाचार पत्रों से कहानियां एवं कथनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? ऑप्शन देखो आप पढ़ो। पक्षपात बढ़ाने के लिए, तो भाई गैर परंपरागत क्यों लिखा हुआ है? जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए नहीं, और भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए बिल्कुल नहीं। ये जो फोर्थ ऑप्शन है लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, ये है हमारा राइट आंसर। ठीक है। 5th क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन बच्चों के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? तो कौन कौन करते हैं? मीडिया करती है बिल्कुल, विद्यालय भी करता है, परिवार भी करता है, पास पड़ोस भी करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 4। इसमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं था इनमें से जो आप एलिमिनेट कर पाएँ। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो बिना पढ़े भी जो था वो भी इसे कर सकता था। ठीक है। 6th क्वेश्चन है हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं देखिए। दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा एवं अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। बताइए कौन सा इंसान है? खुद से क्वेश्चन मार्क करिए, अंतर्वैयक्तिक है ये। ठीक है। देखिए 7th क्वेश्चन ये रहा। बाकी
ये रहे इसके ऑप्शंस, ठीक है। ऊपर ऊपर जो जो दिख रहा है वो एक तरीके से क्वेश्चन है। बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए। मूल्यांकन के लिए कारण पूछा है, क्या क्या होना चाहिए। बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वालों के रूप में अलग करना एवं नाम देना। भाई इससे बच्चे डिमोटिवेट हो जाएंगे। जो हाई रैंक वाला बच्चा होगा उसमें बहुत ज़्यादा ईगो आ जाएगा, मतलब ये सारी चीज़ें आप मत करो, ठीक है। कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना, ये तो सही है। समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, ये बात भी सही है। बाकी है बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना, ये वाला भी सही है। इन तीनों ऑप्शन में से आप कुछ भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो देखिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ है थर्ड में, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। 8th के लिए राइट आंसर क्या होगा, आप ऑप्शन पढ़ो। प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, ठीक है। 9th क्वेश्चन है विकास में व्यक्तिक भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। 9th के लिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे समझेंगे, आप समझेंगे वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, ठीक है। 10th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। कोई 3 है जो विकास के सिद्धांत हैं, एक है जो नहीं है। तो व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, बात सही है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, सही है। विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है, सही है। विकास की सटीक गति एवं प्रगति जन्म के साथ ही निर्धारित हो जाती है, बात गलत है, ठीक है। तो जो गलत है, नहीं के लिए पूछा था, जो गलत है वही सही है, ठीक है। आंसर 4th है। बाकी 11 क्वेश्चन पढ़िए। अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है। 11 के लिए क्या है राइट आंसर है, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है, ठीक है। बाकी ऑप्शन पढ़ना, आप खुद से समझ जाएंगे। एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। 12 के लिए आंसर क्या है, सृजनात्मक बच्चों की, ठीक है। दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को चाहिए किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूल करने चाहिए। 13 के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन पढ़ लो आप सब। बाकी है स्पष्ट रूप से बोलना, छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। अगर बच्चा दृष्टि बाधित है तो यही एक ऑप्शन आपके पास बचता है। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। 14 के लिए राइट आंसर है सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए समावेशी शिक्षा से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब आप लोग क्या करो कि अगर नहीं भी ज़्यादा पढ़ने का टाइम या पढ़ने में मन नहीं लगता तो कम से कम समावेशी शिक्षा के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हो पढ़ लो, ठीक है। आंसर है विशिष्ट शिक्षा योजना, ठीक है। समावेशी कक्षा में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 16 के लिए पढ़ो, बाकी आप ऑप्शन पढ़ना। जो पठन अक्षमता है अधिगमकर्ता, धारा प्रवाह पढ़ने और लिखने में कमी को पठन अक्षमता कहते हैं, ये वाला एकदम राइट आंसर है, ठीक है। ये देखो श्रव्य क्षतिग्रस्त दृश्य सूचनाओं को नहीं समझ सकते, कितने आराम से एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। मतलब ऑप्शन बहुत अच्छे से एलिमिनेट हो जाते हैं। सीटेट की ये बहुत खास बात है। तो मैं तो कहती हूँ जो बच्चों ने तैयारी नहीं भी करी है, फॉर्म भर दिया है, नहीं जा रहे हैं पेपर देने, प्लीज़ एक बार चले जाओ, प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, एक बार चले जाओ। बहुत हद तक चांसेस हैं कि अगर आपने सारे प्रीवियस ईयर पेपर करे हैं, मैंने मैक्सिमम मतलब मैंने करा दिए हैं और बाकी मैं पूरे ही कराऊंगी पेपर तक, तो प्लीज़ इन्हें ही देख कर चले जाना। बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप मतलब इन होंगे 90+ लेकर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है। 17 के लिए राइट आंसर क्या होगा, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। आप बाकी कुछ ना भी पढ़ते, लाइन पढ़ते तो आप इसे वैसे ही नहीं के साथ ले जाते, ठीक है। 18 क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता, ठीक है। 18 के लिए बाकी आप ऑप्शन पढ़ लेना ये सारे, देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको। जो आंसर है
वो है अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। ठीक है, 4th है आंसर। वीडियो पॉज करके सारे ऑप्शंस को आप पढ़ लेना। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय के 19 के लिए क्या बेस्ट है, मतलब है विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। ठीक है, 19 के लिए आंसर हो जाएगा 1। अब देखो इसे, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? ये ऑप्शन अब हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना बिल्कुल है प्रभावी अधिगम का उदाहरण। संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना बिल्कुल। उदाहरण एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, ठीक है। हम उम्र साथी को समझाना, ठीक है। स्वयं से प्रश्न करना, ठीक है। मतलब जो आंसर होगा वो होगा 4। ठीक है, निम्न में से इनमें से कौन सा वह अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? 21 के लिए राइट आंसर क्या होगा? तो है वह अभिप्रेरणा के लिए मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। ठीक है, एक्सटर्नली मोटिवेटेड है ये बच्चा, मतलब किसी रीज़न से कुछ कर रहा है। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? 22 के लिए राइट आंसर क्या है? उदाहरणों गैर उदाहरणों मतलब दोनों देने चाहिए, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए। निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है? 23 के लिए आंसर है अन्वेषण एवं परिचर्चा। बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं क्या सही होगा? 24 के लिए है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप से देखा जाता है? 25 के लिए आंसर क्या है? आप ये ऑप्शन पढ़ लेना, सारे देख लेना अगर आपको किसी में जा रहा है नहीं जा रहा है। बाकी आंसर है एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। ठीक है, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? 26 के लिए आंसर है सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? 27 के लिए आंसर आप ऑप्शन पढ़ लेना। ठीक है, आंसर है विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। ठीक है, 28 क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? तो 28वें के लिए जो राइट आंसर है वो है स्कीमा। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले नहीं पहुंच सकती। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? तो भाई ये बहुत ही इजी सा आंसर है, समीपस्थ एवं निकटस्थ विकास का सिद्धांत, मतलब इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इसके बारे में पढ़ लेना प्लीज़। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? 30 के लिए आंसर है सामाजिक पारस्परिक। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई। यह कहते हुए तन्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कॉल्वर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप को अवस्था पर दर्शाता है। स्टेटमेंट पढ़ लो। क्या कानून एवं व्यवस्था के बारे में कहीं कोई बात हो रही है? नहीं हो रही है। आज्ञा पालन के बारे में हो रही है? नहीं हो रही है। अच्छा होना, ये स्टेटमेंट अच्छा देखो, अगर तन्या खुद ही नूर से कह देती कि तुम लंच नहीं लाई और मेरे साथ लंच कर लो, तब ये अच्छा होना के बारे में था। भी ये आदान प्रदान के बारे में है, मतलब परंपरागत। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? तो कहते हैं, बताइए, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, देख लो। बाकी ऑप्शन जेंडर रूढ़िवादिताएं होती हैं ये। ठीक है, थोड़ा सा पॉज में लूँगी, आप ऑप्शन पढ़ लिया करना, नहीं तो आप वीडियो को रोक दिया करना। ठीक है, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है, माता साहसी गतिविधियों को कराती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है?
बताइए। यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 है, बताइए क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पाठ ढांचा, यानी कि स्कैफोल्डिंग। ठीक है, इसी साल मतलब इसी टाइम का जो पेपर 1 हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है चलिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? बताइए। 5वें का आंसर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। किसके अनुसार? बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? बताइए। आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं, ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, यही है इसका आंसर। 7 का 2। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? पढ़ लो, ऑप्शन पढ़ लो पहले आप। ठीक है, इसका आंसर है 4। पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। 9 क्वेश्चन हमारे पास है, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों और अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और उन्हें समाज का एक जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं? भाई बहुत ही सरल सा आंसर है, कोई भी बता देगा, ये तो सामाजिकरण है। आप बाकी के ऑप्शन पढ़ लेना। देखिए, क्योंकि आप सीटेट का पेपर 2 देने जा रहे हैं तो आपको लेवल थोड़ा सा बड़ा लगता है, तो ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन जो डायरेक्टली पूछ रहा है आंसर बहुत ही सिंपल फॉर्म में निकल सकता है। तो बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि इतना सरल सा क्वेश्चन क्यों पूछेंगे। ठीक है, कई बार गणित में भी ऐसा हो जाता है, बच्चे ज़्यादा दिमाग लगा जाते हैं कि इतनी सरल सी चीज़ क्यों पूछेंगे। ऐसा नहीं है, सरल सी चीज़ भी पूछ सकते हैं। मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आप क्वेश्चन ये जितने भी कथन लिखे हैं इन्हें पढ़ लो अच्छे से, खुद से ही आप आंसर कर लोगे। बाकी इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 है। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। देखिए, मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप वीडियो को पॉज करते जाओ, पढ़ते जाओ, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है एकमात्र कारण आनुवांशिकता है। अगर आपने थोड़ी सी भी थ्योरी पढ़ रखी है पेडागोजी के ऊपर तो आपको पता है ऐसा नहीं है। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से ऐसा भी नहीं है। मानव विकास ना तो आनुवांशिकता ना ही पर्यावरण, ये भी नहीं है। तो बहुत ही सिंपल से फॉर्म में आंसर निकल रहा था। जिनके ऑप्शन में नहीं भी पढ़ रही हूँ उनमें भी ऐसा ही हो रहा है। एक प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है? एक प्रगतिशील शिक्षा में बताइए। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरक्षणा की जाती है। कितना सरल सा आंसर है, पहले ही दे रखा था। बाकी क्या पढ़ लो, आप खुद ही एलिमिनेट कर लोगे। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल होता है? बताइए। 12 का क्या आंसर होगा? विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना, यानी कि 12 का आंसर होगा 4। देखो, ये जो केवल अगर आपको कहीं भी मिला मतलब दिख रहा है किसी भी ऑप्शन में, तो आप केवल पे कम से कम जाना। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। सेम पैटर्न पे 10वां क्वेश्चन था। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? आप स्टेटमेंट पढ़ो और देखो एक शिक्षक इस स्थिति में क्या बेहतर से बेहतर कर सकता है, बताओ। ऑप्शन पढ़ लो। ऐसे सरोकारों को अनदेखा कर देना चाहिए, नहीं भाई। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करानी चाहिए, नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इससे तो भैया अगर आप कंपटीशन करा देंगे तो उनकी चीज़ों को सीखने के लिए वो कभी तैयार ही नहीं होंगे। विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर
किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने की सलाह देनी चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियाँ, उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। सिंपल सा आंसर है भाई। आप पेडागोजी सेक्शन देखना, बहुत ही ईजी आया था। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? समावेशी कक्षा से मतलब समझते हैं आप सब लोग, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। बेस्ट आंसर है, आप बाकी के ऑप्शन पढ़ लो इसमें। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। क्या करता है? पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने याद करने में कठिनाई। इतनी सारी प्रॉब्लम है उस बच्चे को, बताइए क्या है? एक स्वलीन विद्यार्थी के किसके सूचक है? स्वलीन विद्यार्थी के मतलब खुद में एक खोया रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक सृजनात्मक विद्यार्थी के, ये तो भाई है ही नहीं। अधिगम आसक्तता वाले विद्यार्थी के, हाँ मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी हो रखी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है? ऑप्शन पढ़ लो, आप पॉज कर लो वीडियो को, ऑप्शन पढ़ लो। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। फोर्थ ऑप्शन विल बी आवर राइट आंसर। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? क्रिएटिव चिल्ड्रन, बताइए। अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? बताइए। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या बढ़ाना? नहीं भाई। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ाना? ऐसा तो आप नहीं करेंगे। निर्देश के लिए वे केवल व्याख्यान विधि, मतलब केवल को तो बहुत हद तक अवॉइड ही करना है। विषय वस्तु एवं बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। फोर्थ हमारा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? ऑप्शन पढ़ लो। बाकी जो राइट आंसर है वो है साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम की एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? ऑप्शन पढ़ लो। बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, ये भी है। संवाद एवं परिचर्चा, ये भी है। दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। देखो भाई, रेपिटेशन और ये रट्टाफिकेशन तो बिल्कुल ही नहीं कराना है, ठीक है। इसमें फोर्थ आंसर था। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार बर्ताव कर सकते हैं? बताओ, ये जो बच्चे आपकी क्लास में पढ़ नहीं रहे हैं उनसे आप कैसा बिहेव करेंगे? उनसे बात करके उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, डांट कर कुछ नहीं कर सकते आप, बाहर जाने के लिए भी नहीं बोलना चाहिए, गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर भी नहीं करना चाहिए। संरचनावादी उपागम बताता है ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक क्या है? बताइए, ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक क्या है? विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि से एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए। संवाद के द्वारा बच्चों की नवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, ठीक है। इन विचारों को खारिज कर देना चाहिए? नहीं भाई। अनदेखा करना चाहिए? नहीं। इन विचारों पर डांटना चाहिए? नहीं। अब हो सकता है किसी को चुनौती वर्ड चूज़ करके ऐसा लगता है कि जल्दी में सिर्फ मैंने आंसर ही दे दिया, मैं पढ़ के देखना था, शायद कोई और होता। भाई, मैं पहले ही पढ़ चुकी हूँ, मैं पहले से ये आंसर देख चुकी हूँ सारे, मुझे जो बेस्ट लग रहे हैं मैं वही बता रही हूँ। लग क्या रहे हैं, ये आंसर भी थे, बाकी आंसर के लेकर बैठ जाओ किसी को डाउट हो तो। खैर, आगे बढ़ते हैं। संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? पढ़ लो, आप बताओ। संज्ञान और संवेग के बीच में द्विदिशीय होता है, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। पता है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ये पेपर 2 है, पेपर 1 में भी आए थे और इसमें भी आए हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? विद्यार्थी की अभिरुचि,
ठीक है। और विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य बिल्कुल करता है। शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ ये भी करती हैं। विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ भाई बिल्कुल करता है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? क्या है भाई? ऑप्शन देख लो। सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, यही है सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसे कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न हो सकती है? 27वें का क्या आंसर सही होगा बताइए। 27 का आंसर है अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। ठीक है, बाकी के ऑप्शन पढ़ लेना, खुद ही आपको आंसर पता चल जाएगा। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? बताइए। बाल्यावस्था की अवधारणा समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक रचना है। 28 का आंसर है 2। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की एक विशेषता है? ऑप्शन पढ़ लो। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, ये है इसका राइट आंसर। आप ऑप्शन पढ़ लो, बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो वैसे भी बहुत बड़ा हो जाना है, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ सारे ऑप्शन पढ़ के। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की बताइए। कैसी एजेंसी है? प्राथमिक एजेंसी है।